बेटा, हमें जुहू जाना है। यहाँ से कितनी दूर है? हमें वहाँ तक छोड़ दोगे? एक बुजुर्ग ने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा। जुहू में कहाँ जाना है काका? कोई पता तो होगा। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा। पता तो बस जुहू ही है। तुम हमें वहीं छोड़ दो, आगे हम खुद ढूंढ लेंगे। उस बूढ़े आलोक जी ने कहा। काका, वैसे तुम कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ, पर जुहू इतना भी छोटा नहीं है जो हर एक घर जाकर अपने सही पते को ढूंढ लोगे। और हाँ, किराया 500 होगा। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा। 500? बेटा, इतना किराया तो नहीं है मेरे पास तो बस यहाँ 200 हैं और इन्हीं पैसों में हमें अपने बेटे के पास जाना है। वाह काका, जेब में बस 200 लेकर मुंबई चले आए। वाह भी काकी को लेकर, ऊपर से पता भी नहीं मालूम। या अच्छा है, भटको फिर सड़क पर, बेकार में मेरा समय खराब कर दिया। मैं भी कमाने निकला हूँ, मेरा भी परिवार है, ऐसे में समाज सेवा का फुर्सत नहीं है मेरे पास। यह कहकर वह टैक्सी ड्राइवर ने बूढ़े आलोक जी और शोभा जी को वहीं उतार दिया। आलोक जी हाथ जोड़कर बोले। बेटा, ऐसा मत करो। मेरा इस अनजान शहर में हम कहाँ भटकते फिरेंगे। मैं तो ये पैसे भी अपनी साइकिल किसी साहूकार को बेचकर लाया था। हम बेबस लाचार माँ बाप की मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल हट बूढ़े, बड़ा आया भगवान बनने वाला। ऐसे ही आशीर्वाद लेकर काम करता रहा पूरे दिन तो मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। भिखारी कहीं की। आलोक और शोभा जी उस रिक्शे वाले के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, पर वो उन्हें बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया था। आलोक जी और उसकी पत्नी शोभा जी वहीं बैठ गए। शोभा जी बोली। आप एक बार फिर से बेटे को फ़ोन मिलाइए ना, शायद अब लग जाए। नहीं शोभा, नहीं लग रहा है। न जाने कितनी ही बार मिला चुका हूँ। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो अनजान शहर, ऊपर से शाम होने वाली है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आलोक जी ने कहा। सुनिए जी, हमें यूँ यहाँ अचानक नहीं आना चाहिए था, और जब आ ही रहे थे किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर आना चाहिए था। शोभा जी ने कहा। कैसी बातें कर रही हो शोभा? तुम्हें क्या पता नहीं है हम यहाँ क्यों आए हैं? और जिससे भी पैसे मांगा उसने मना ही किया। किसी तरह तो साहूकार ने मेरी साइकिल के बदले 1000 रुपये दिए, जो यहाँ आने में खर्च हो गए। अब सिर्फ 200 रुपये बच गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। आलोक जी ने कहा। चलो चलते हैं, कहीं आसपास मंदिर दिखेगा तो वहीं ठहर जाएंगे। काफ़ी दूर चलने के बाद आलोक जी बोले। मैं बहुत थक गया हूँ शोभा, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। इतने बड़े शहर में हम अपने बेटे को ढूंढेंगे कैसे? ना तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर है और ना ही पता। हम मुंबई आ तो गए हैं, पर सिर्फ फ़ोटो के सहारे हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। बुज़ुर्ग महिला शोभा जी कहती हैं। सुनिए जी, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे ढूंढना बेटे को। उसे गए 10 साल हो गए। इस बीच उसने सिर्फ 3 बार फ़ोन किया। आखिरी बार जब वह जा रहा था, मैंने कितना कहा, अपना पता और फ़ोन नंबर देता जा, पर उसने कहा मैं अपना घर बदलने वाला हूँ, उसके बाद उसका पता दे दूँगा, और उसने अपना जो फ़ोन नंबर दिया ही नहीं। शायद किसी मुसीबत में होगा। दोनों मंदिर में बैठे यही सब बातें कर रहे कि तभी मंदिर के पुजारी उनके पास आकर कहते हैं। राधे राधे बहन जी, राधे राधे। भाई साहब, आप लोग इस शहर के तो नहीं लगते। जी, दरअसल 2 साल पहले हमारा बेटा यहाँ नौकरी करने आया था, पर पिछले 8 महीनों से हमें उसकी कोई खबर नहीं, इसलिए हम ही उसे ढूंढने चले आए। आलोक जी ने कहा। तो आप लोगों को क्या उसका पता नहीं मिल रहा? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। पंडित जी ने कहा। पता ही तो नहीं है हमारे पास, बस यह एक तस्वीर है, शायद यह आपकी कोई मदद कर सके। रेखा जी ने यह कहते हुए बेटे की फ़ोटो पंडित जी की ओर बढ़ा दी। लगता है आप लोग गांव में रहते हैं, इसलिए चलने सीधे साधे हैं, पर आजकल की सच्चाई बड़ी डरावनी है। बच्चे जब घर से निकल जाते हैं और जब वह अपने माता पिता से कोई संपर्क ना रखे, इसका मतलब वह बहुत आगे निकल चुके हैं और उस जगह में उसे अपने बूढ़े माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारा बेटा ज़रूर किसी मुसीबत में होगा, क्योंकि उसकी माँ के साथ बड़ा लगाव है और वह हमारे साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आलोक जी ने बड़े गर्व के साथ कहा। मैं इस मंदिर में लगभग 12 सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ, और इसी मंदिर में ना जाने मैंने ऐसे कितने ही माता पिता को भगवान से लड़ते हुए देखा है। कोई उन्हें टेंशन पर छोड़कर चला गया, तो कोई उन्हें विदेश छोड़कर चला गया, फिर कभी ना लौटने के लिए। पंडित जी ने कहा। होता होगा ऐसा, करते होंगे बच्चे शहरों के ऐसे, पर मेरा बेटा गांव में पला बड़ा है। वह अपने माता पिता के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा। अरे वाह, तो अपने पिता के सर से सारा कर्ज उतार देगा, इसलिए इतनी दूर काम करने आया था। इसके पिताजी ने कर्ज लेकर इसे पढ़ाया ताकि
या भी एक अच्छी नौकरी कर सके, इनकी तरह मजदूरी ना करे। शोभा जी ने कहा, ठीक है बहन जी, प्रार्थना करता हूँ आपका बेटा सही सलामत हो और आपको जल्दी मिल जाए। आप लोग दूर से सफ़र कर कर आए हैं, भूख लगी होगी, बड़े अच्छे दिन में आए हैं। इस मंदिर में अक्सर कोई ना कोई भंडारा करवाता है जहाँ बहुत लोग पेट भर खाना खा पाते हैं। आज भी एक बड़े आदमी इसी मंदिर में भंडारा करवाने आ रहा है, आप लोग भी पेट भर खाना खा लीजिए। लगता है वह लोग आ भी गए, चलिए उधर, पंडित जी ने कहा। काफ़ी लंबी सफ़र के बाद उन्हें भूख तो लगी थी और जब वह खाना मिल रहा हो तो भला वह क्यों ना खाएंगे। दोनों खाने बैठे, उसी लाइन में काफ़ी बुजुर्ग भी बैठे। सभी खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी एक आदमी अपने परिवार के साथ गाड़ी से उतरता है। काफ़ी ऊंचे खानदान के लग रहे थे। खाना परोसना शुरू किया जाता है। जब सभी खाना खा रहे थे, एक औरत सजी संवरी जो उसी गाड़ी से उतरी थी आकर सबके बीच में खड़ी होकर कहती है, अब जब पेट भर खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद कोई यहाँ से जाएगा नहीं, सभी के लिए कंबल है। उसी गाड़ी से उतरते एक आदमी ने कहा। अब तक आलोक जी और शोभा जी चुपचाप खा रहे थे, पर उस आदमी की आवाज़ सुनकर दोनों का खाना रुक गया, क्योंकि उन्हें वह आवाज़ बड़ी जानी पहचानी लगी। और जब वह नज़रें उठाकर देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि ये उनका बेटा रोहन था। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर आलोक जी उसके करीब गए और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वह तुरंत उससे लिपटकर रोने लगे। अरे मेरा बेटा मिल गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ था तू बेटा, अपने माता पिता को ही भूल गया। इतने में पीछे से शोभा जी आई, वह भी उससे लिपट कर खूब रोने लगी। रोहन से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अच्छा तो तुम हो इनके बेटे? अरे कैसे बेटे हो, माता पिता को अपना पूरा पता भी नहीं बताया। बेचारे यहाँ पर सो रहे थे, ना पैसे हैं उनके पास और ना ही पता। उस पुजारी ने कहा, कोई बात नहीं पुजारी जी, मेरा बेटा मुझे मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा या तो तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। शोभा जी ने कहा, क्या हुआ रोहन, जल्दी जल्दी सबको सबको दो, पीछे काफ़ी लंबी लाइन है। यह कौन है बेटा? शोभा जी ने कहा, क्या आपकी बहू है? रोहन ने कहा, बहू? तुमने शादी भी कर ली और बताया भी नहीं। आलोक जी ने कहा, पापा जी, दरअसल हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। या तो हर रोज़ आप लोगों को याद करते थे या आप लोगों को भूले नहीं हैं। बस मेरे पापा के जाने के, बीमार होने के बाद उनके बिजनेस को संभालते हुए इतने व्यस्त हो गए कि इनको मौका ही नहीं मिला गांव जाने का। और रही बात फ़ोन नंबर की, तब तो इनके पास फ़ोन भी नहीं था और गांव में आपके पड़ोस का नंबर इन्होंने गुमा दिया था, जो यहाँ एक कागज़ में लिखकर अपनी जेब में रखे थे, बस इसलिए। पर अब आप लोग गांव वापस नहीं जाएंगे, यहीं अपने पोते और बेटे के साथ रहेंगे। रोहन भी बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को भूल गया। मेरे जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे, पर अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सबसे आप लोग हमारे साथ यहीं रहेंगे, इसी शहर में। इतने दिनों तक जो मैं आप लोगों से दूर रहा, अब आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। वह सभी के आंखों में आंसू आ गए और फिर शोभा और आलोक जी रोहन के साथ चले जाते हैं। जाते हुए शोभा जी बड़े गर्व से पंडित जी से कहती हैं, देखिए पंडित जी, आज मेरा बेटा इसी मंदिर में मिल गया और मैं ना कहती थी कि ये बाकी बच्चों की तरह अपने माता पिता को भूला नहीं, बल्कि थोड़ा फंस गया था। अब हम सब साथ रहने जा रहे हैं, चलिए आप लोग यूं ही खुश रहें, यही कामना है मेरी। पंडित जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा। फिर शोभा और आलोक जी उसके साथ चले जाते हैं। आप लोग थके होंगे ना, चलिए कुछ खा पीकर पहले आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल हो जाएंगी, स्वरा ने कहा। अगली सुबह शोभा और आलोक जी बैठे चाय पी रहे होते हैं, तभी उनके घर काम करने वाली कमला आती है तो स्वरा उसे पैसों का हिसाब कर उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे देती है। फिर वह शोभा जी से कहती है, मम्मी जी यहाँ अच्छा काम नहीं करती थी, इसलिए हटा दिया। वैसे हम लोग ही कितने हैं, मिल बांट कर काम कर लेंगे। हाँ हाँ बहू, और काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है। गांव में सब काम हम खुद ही करते थे। शोभा जी तो यह सब अपने भोले मन से कह रही थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि स्वरा के मन में क्या चल रहा है। एक दिन स्वरा घर पर किटी पार्टी रखती है और शोभा जी को सुबह से रसोई में लगा रखती है। बेचारी शोभा जी पूरी मेहनत कर रही थी। फिर स्वरा की सारी सहेलियां आती हैं तो स्वरा शोभा जी को बात बात पर आवाज़ देकर कभी या लाओ कभी वह लाओ कह रही थी। अरे स्वरा, कहाँ से मिली, या फुल टाइम है क्या? यार मुझे भी कब से एक फुल टाइम मेट की ज़रूरत थी, पर मिल ही नहीं रही। वैसे कितना ले रही है स्वरा? की एक सहेली ने पूछा। अरे या तो फुल टाइम भी है और फ्री भी। या मेरी सासू माँ हैं जो गांव से आई हैं। रोहन तो उन्हें कब का भूल गए थे, पर यह दोनों अपने बेटे की चाहत में यहाँ चले आए। वह तो काफ़ी गुस्सा कर रहा था, पर सबके सामने कुछ कह नहीं पाए
और मुझे फ़ोन किया, तब मैंने ही इन्हें यहाँ लाने को कहा। अरे यहाँ नौकरानी के भाव और नखरे तो तुम्हें पता ही हैं। ऐसे में हमें मुफ्त में मिल रहे थे तो कैसे ना रखती। अब देख लो मेरे ठाठ, स्वरा ने कहा। क्या यह तुम्हारी सास है? वाह स्वरा, कमाल का दिमाग लगाया है तुमने तो। काश हमारी भी ऐसी एक गांव वाली कोई सास होती। यह स्वरा की एक सहेली कहती है और फिर वह सभी हंसने लगते हैं। यह सारी बातें शोभा जी भी सुन लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं पर वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। शोभा जी का ध्यान स्वरा की बातों पर होने की वजह से नाश्ते की प्लेट लाते वक्त उनके हाथ से वह छूटकर स्वरा के ऊपर गिर जाता है, जिससे स्वरा आग बबूला हो जाती है और खींचकर एक चांटा शोभा जी को जड़ देती है और कहती है, गांव की गंवार औरत, सोचा था कि यहाँ के तौर तरीके सीख लेगी और गंवार भी कभी बदलते हैं क्या? बहू, जानबूझकर नहीं किया मैंने। ऐसे क्यों बोल रही हो, वह भी सबके सामने? शोभा जी ने कहा और रोते हुए वहाँ से चली आईं। उस वक्त आलोक जी घर पर नहीं थे। उन्हें भी स्वरा से कुछ सामान लाने भेजा था। थोड़ी देर बाद रोहन और आलोक जी आते हैं तो स्वरा कहती है, रोहन, क्या कहा था तुमने? इस बुढ़े बुढ़िया से अच्छे से पेश आओ ताकि यह हमारा सारा काम करते रहें। पर आज जो तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती ही करवा दी, मेरी सहेलियों के सामने, ऊपर से मेरी डिज़ाइनर ड्रेस भी बिगाड़ दी। क्या यही सोचकर मैंने कमला को हटाया था? यह सब क्या कह रही हो बहू? हम तुम्हारे माता पिता के जैसे हैं, कोई नौकर नहीं जो इस तरह से बात कर रही हो। आलोक जी ने कहा। आप तो चुप ही रहिए बाबा। जानते हैं यह फ्लैट, मेरी नौकरी सब स्वरा के पापा ने ही दिया है। आपकी बदौलत तो बस गरीबी ही देखी है और इसलिए आप लोगों से सारे रिश्ता तोड़कर यहाँ चला आया था। पर बेवकूफ़ था मैं, जिसने सोचा सिर्फ फ़ोन के नंबर बदल देने से आप लोगों से पीछा छूट जाएगा। पर नहीं, आ गए मुँह उठाकर यहाँ। रोहन ने कहा, सुनिए आप दोनों को कान खोलकर, जो यहाँ रहना है तो यहाँ के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना चले जाना वापस अपने झोपड़ी में। स्वरा ने कहा। बेटे बहू का आज असली रूप देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। दोनों रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और क्या ही कहते बेचारे। यहाँ रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद से स्वरा और रोहन उन पर काफ़ी अत्याचार करने लगे। स्वरा तो साफ बर्तन और कपड़े निकालकर शोभा जी से फिर से साफ करवाती। अब तो हर दिन यही होने लगा। रोहन बात बात पर अपने पिता पर हाथ उठाता और इधर स्वरा भी शोभा जी पर दिन भर दोनों बैल की तरह काम करते। पर फिर भी वे लोग उन दोनों को खूब सताते। एक रात स्वरा शोभा जी से कहती हैं, माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, हम दोनों के लिए दूध कमरे में देते जाना, और हाँ, सिर्फ हम दोनों के लिए, खुद मत पीने लग जाना। थोड़ी देर बाद जब शोभा जी रोहन के कमरे में दूध लेकर जाती हैं तो वह स्वरा को कहते हुए सुनती हैं, रोहन, हम इन्हें इतना सता रहे हैं पर फिर भी यह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। तुम तो कह रहे थे कि गांव वालों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अब कहाँ गई उनकी इज्जत? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रोहन ने कहा, कुछ उपाय करो ताकि यहाँ से निकलें, मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आती है। स्वरा ने कहा। यह सुनकर शोभा जी उदास अपने कमरे में जाकर आलोक जी से कहती हैं, सुनिए जी, गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की सूखी रोटी यहाँ अपमान की घी की रोटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद वह आलोक जी को सारी बात बता देती हैं। 2 दिन बाद आलोक जी रोहन को अपना फ़ोन देते हुए कहते हैं, देख तो रोहन, यह क्या बोल रहा है, लगता है कोई कर्जदार होगा, मुझे तो इसकी बात समझ नहीं आ रही। रोहन जब फ़ोन पर हेलो बोलता है, सामने से कोई कहता है, अरे आलोक प्रसाद बोल रहे हैं क्या? अरे आपने जो लॉटरी की टिकट ली थी वह आपकी लग गई है, पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप आकर दस्तखत कर लीजिए। यह सुनकर रोहन को तो जैसे सन्नाटा ही मार गया। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर उसने कहा, हाँ हम आते हैं। फिर फ़ोन रखने के बाद आलोक जी रोहन से पूछते हैं, क्या बोल रहे थे बेटा, कब तक लौटना है उनका पैसा? बाबा, हमें कल ही चलकर सारे पैसे लौटाने हैं और आपका दस्तखत चाहिए होंगे ताकि यह आगे आपको कोई परेशान ना करे। आपको कितने पैसे देने हैं बाबा? रोहन ने कहा, यही कोई 50,000। पता है बेटा, कब से इसे चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना जाने कितने ही लॉटरी काटी, पर ना तो कभी कोई लॉटरी लगी और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चुका दूँ। आलोक जी ने कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं दे दूँगा आपको यह पैसा, आप यहाँ चुका देना। आपने वहाँ पैसे मेरे लिए लिए थे ना, तो मैं ही दूँगा। तो हम कल ही चलते हैं, रोहन ने कहा। उसके बाद रोहन आलोक जी के साथ गांव जाकर पहले सबका कर्ज चुकाकर उस फ़ोन वाले आदमी के बताए पते पर चला जाता है। वहाँ एक कागज़ पर आलोक जी के दस्तखत करवाते हैं। फिर वह आदमी कहता है, आप भी यहाँ दस्तखत कीजिए ताकि उनके साथ कौन आए थे उसका पता रहे। दोनों दस्तखत कर वापस
घर आ जाते हैं। रोहन उस आदमी से अकेले में पूछता है, वैसे पैसे तो जो अकाउंट नंबर में इस फॉर्म में भरे हैं उसी में आएंगे ना? उस आदमी ने हाँ बोला और तभी से रोहन अपने अकाउंट में बस 1 करोड़ आने के सपने देखने लगा। एक दिन स्वरा कहती है, आज घर में बहुत बड़ी पार्टी है, आपके कपड़े गेस्ट हाउस में रखवा दिए हैं, पहन लीजिएगा। स्वरा ने कहा, यह कैसे कपड़े हैं जी, मैं तो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं। शोभा जी ने कहा, लगता है यह पार्टियों के लिए खास कपड़े पहने जाते हैं। अरे पहन लो, सलवार कमीज़ ही तो है, हमारे गांव में जवान लड़कियां पहनती ही तो हैं, इसमें क्या खराबी है। रोहन और बहू ने इतने प्यार से दिया है, आलोक जी ने कहा। फिर दोनों वही कपड़े पहनकर तैयार होकर पार्टी के लिए बाहर आते हैं। देखिए जी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहने घूम रहे हैं। शोभा जी ने कहा था ना, यहाँ के पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। आलोक जी ने कहा, पर कुछ तो अलग पहने हुए हैं। रोहन और बहू भी तो अलग ही पहने हुए हैं, जी ने कहा। और यहाँ लोग जो हमारे जैसे कपड़े पहने हैं वह तो सभी की आव भगत कर रहे हैं, कोई खाना दे रहा है तो कोई पानी। आलोक जी ने कहा, वैसे मेरा भी गला सूख रहा है इस भीड़ को देखकर, ज़रा मैं भी इनसे पानी मांग लेती हूँ। शोभा जी ने यह कहकर इशारे से एक आदमी को बुलाया जो बिल्कुल आलोक जी जैसे कपड़े पहने हुआ था। भैया ज़रा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। शोभा जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं वरना पैसे कट जाएंगे, जाओ अब मेहमानों को कटलेट परोसो। उस आदमी ने गुस्सा होकर कहा। यह सुनकर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। यह क्या कहकर गया है, चलिए रोहन से पूछते हैं, शोभा जी ने कहा। जैसे ही वह रोहन के पास जा रहे होते हैं, स्वरा उनके सामने आकर कहती है, अच्छा हुआ आप लोग मुझे दिख गए, या लीजिए बबलू को संभालिए जब तक पार्टी खत्म ना हो जाए। यह कहकर वह अपने बेटे बबलू को उनके गोद में दे देती है। जब स्वरा बेटे को अपने सास ससुर को सौंप रही थी, पीछे से उसकी एक सहेली आकर कहती है, अरे स्वरा, यह क्या तेरे बेटे की मेड है? हाँ यार, बबलू की आया है। अब आजकल यूं ही किसी पर बेबी को लेकर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में यह कपल थोड़ा भरोसे लायक मिल गए तो रख लिया। स्वरा ने कहा। रोहन भी वहीं खड़ा था, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। माता पिता तो हैरान थे कि यह क्या कह रही है, शायद इसलिए हमें यहाँ नौकरों वाले कपड़े दिए गए हैं और हम पता नहीं क्या सोच रहे थे। चलो चल कर रोहन से ही पूछते हैं, पापा मम्मी अपने पोते को ही तो संभालना है। रोहन ने कहा, बेटा हम तो अपने पोते को ऐसे ही संभाल लेते, यह तो बड़े शौक और खुशी की बात होती है किसी भी दादा दादी के लिए, पर तुम लोगों ने जो हमें आया बनाकर यहाँ धोखे से लाया है, उसके बाद तो वह गांव की गरीबी ही अच्छी लग रही है। आलोक जी ने कहा, मतलब तू जानबूझकर हमारी सुध नहीं लेता था क्योंकि मुझे यहाँ की गुलामी रास आ गई है। पर बेटा, हम भले ही गरीब हैं पर गुलामी नहीं कर सकते। याद रखना, जो मर्द अपनी पत्नी के टुकड़ों पर रहता है वह हमेशा गुलामी की ज़िंदगी जीता है। शोभा जी ने कहा, चलो शोभा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आलोक जी ने कहा। इतने में स्वरा आकर कहती है, अरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? जाने के लिए पैसे हैं आप दोनों के पास, या फिर उसी मंदिर में जाकर रहने का इरादा है? यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शोभा जी ने कहा। निधि इस बात से गुस्सा कर रही थी। सुनिए सभी कोई, इस भिखारियों को मैंने मंदिर से उठाकर यहाँ अपने घर से शरण दिया और यहाँ हमारी ही पीठ पर छुरा भोंककर यहाँ से भागने की फिकार में है। भलाई का तो कोई ज़माना नहीं रहा। या क्या कह रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुमने हमें छिला है, आलोक जी ने कहा। चुप करो तुम लोग। तभी स्वरा चिल्लाने लगी, अरे मेरी हीरे की चेन कहाँ गायब हो गई? रोहन, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने तो देखो स्वरा, यह ठहरे गरीब, आ गया होगा लालच, कल ली होगी चोरी। रोहन ने कहा। रोहन, तू अपने माता पिता को चोर बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? आलोक जी ने कहा। हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की हालत मुझसे छुपी नहीं है। बाबा, अब लिया है तो हाँ बोल दो, ताकि आपकी पोटली की तलाशी ना करनी पड़े। रोहन ने कहा, ले लो तलाशी, अब यही सही। शोभा जी ने कहा, सुनो रोहन, मुझे इनकी गंदी पोटली नहीं छुई जाएगी, तुम ही देख लो, वरना मैं पुलिस बुला लूँगी, वही फिर तलाशी लेंगे चोर की पोटली का। स्वरा ने कहा। शोभा और आलोक जी नम आंखों से वहीं बैठ गए और अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देख रहे थे। सभी लोग उन्हें चोर की निगाहों से देखे जा रहे थे और वो बस नम आंखों से अपनी पोटली की ही नहीं, अपनी इज्जत की भी तलाशी देखते रहे, वह भी अपने ही बेटे के हाथों। बुढ़िया, ये सब क्या है? स्वरा बोली। नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, शोभा जी गिड़गिड़ाते हुए बोली। बुढ़िया झूठ बोल रही है। स्वरा ने जैसे ही उन पर हाथ उठाने की कोशिश की, किसी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और
खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर रख दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन्हें थप्पड़ मारने की, शर्म नहीं आती? ऐसा करते हुए उस पुलिस वाले ने दोनों फटकारते हुए कहा तो, और आलोक जी और शोभा जी के पांव छूकर प्रणाम किया। यह देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। अरे सर, आप लोग, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? अरे नहीं, हम तो यहाँ आपके पिता के बुलाने पर आए हैं। वह कह रहे थे कि जब आप लोगों को यह फ्लैट खाली करने को कहेंगे, आप लोग कहीं उन पर हाथ ना उठाएं, इसलिए हम यहाँ मौजूद रहें, पुलिस ने कहा। अरे क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं, रोहन ने कहा। तभी पीछे से आलोक जी आकर कहते हैं, बेटा यह फ्लैट तुझे तेरे ससुर ने दिया था और तूने अपने बाप को दे दिया। वाह क्या है ना, जिस 1 करोड़ के लालच में तूने उस कागजात पर दस्तखत किए थे ना, वह सारा मेरा बिछाया हुआ जाल था। तुझे क्या लगा चाल सिर्फ तू ही चल सकते हो? भले ही गांव का हूँ, पर सही कहा तुमने, हमारी इज्जत सबसे ऊपर होती है। और जब जाना कि तुम लोग उसी की धज्जियाँ जानबूझकर उड़ा रहे, हाँ तो फिर सारी योजना बनानी पड़ी। आलोक जी के ऐसा कहते ही स्वरा रोहन से बोल पड़ी, तुम तो कह रहे थे कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, फिर यह सब क्या है? मैं बताता हूँ बहू। इसने करोड़ रुपए की लॉटरी समझकर जिन कागजात पर दस्तखत किया, दरअसल वह इसके इस फ्लैट के थे, जो अब वह मेरे नाम कर चुका है। और तो और इसने मेरे सारे कर्जे भी चुका दिए। सो अब तुम लोग यहाँ रहना चाहो तो हमारी नौकरी करनी पड़ेगी। वह क्या है ना, अब तुम जैसे धोखेबाजों के साथ मैं भी थोड़ा धोखा कर गया। जब एक गंवार देहाती अपनी शराफत छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। आलोक जी ने कहा, ऐसे कैसे? यह फ्लैट आपका हो जाएगा। आप नहीं जानते मेरे पापा को, या पुलिस भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाएगी। रुको, अभी बुलाती हूँ अपने पापा को। यह कहकर स्वरा जैसे ही अपना फ़ोन निकालती है, उसके पापा रमेश जी अंदर घुसते ही कहते हैं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्वरा, हमारे पापा आ गए। पापा आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आप ही उस बुढ़े को बताइए, कहते हैं यह फ्लैट इनका है। आए बड़े, स्वरा ने कहा, बेटा यह कानूनी तरीके से किया गया काम है, और मैं कानून से बड़ा थोड़े ही ना हूँ। रमेश जी ने कहा, पापा यह आप कह रहे हैं? स्वरा ने कहा, तुम लोगों के अत्याचार से तंग आकर या तो यहाँ से जा रहे थे कि बाहर मुझसे टकरा गए, और आलोक तो मेरे बचपन का दोस्त है, तो उसके साथ अत्याचार मैं कैसे होने देता, खासकर जब वह अत्याचार मेरी बेटी कर रही हो। तुम्हें पता है इसकी तरह मैं भी गरीब हुआ करता था, तब यह मुझे रोज़ खाना खिलाता था, जबकि इसके पास खुद ही खाने की कमी होती थी। मैं शहर आकर ही बस गया और पैसे कमाने के चक्कर में इसे भूल गया, पर आज किस्मत ने मुझे एक मौका दिया अपनी दोस्ती निभाने का, तो मैंने इसके साथ मिलकर यह सारा प्लान बनाया। अब तुम लोग कहो क्या करना है, सड़क पर रहना है या उनकी सेवा करनी है? रमेश जी ने कहा, क्योंकि अब ये ही इस करोड़ों के बंगले के मालिक हैं, और जो ये कहेंगे वही करना होगा। और हाँ, ये पुलिस वाला मेरा दोस्त का बेटा है, जिसको पढ़ा लिखा कर इन्होंने इस काबिल बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी लगी है इसकी, और पूछने पर पता चला कि ये लोग यहाँ पर हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेने आया था। अब बोलो, तुम दोनों को सड़क पर भटकना है या इनकी नौकरी करनी है? इतना सुनते ही दोनों गिड़गिड़ाते हुए माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। अब दोनों के पास अपने माता पिता की सेवा करने के अलावा और क्या ही बचा था। दिन भर बस स्वरा नौकरानी की तरह उनके आगे पीछे घूमती और उनकी चाकरी करती।